नमस्ते दोस्तों। मिनरल वाटर प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन में आपका सबका स्वागत है। आज थोड़ा सा एक अलग सब्जेक्ट लेके मतलब हमेशा हम लोग बोलते रहते हैं इस बारे में, लेकिन फिर भी आज थोड़ा सा एक हमारे मित्र हैं जोशी जी, उनसे फाइनेंशियल एक्सपर्ट है वो, खुद सीए भी हैं और ट्रेनिंग्स भी देते हैं और मेंटरिंग भी करते हैं फाइनेंशियल में। थोड़ा सा हमारे मेंटरिंग से हटके है बिकॉज माय मेंटरिंग इज मिनरल वाटर बिजनेस फोकस्ड। और सर का फाइनेंशियल मेंटरिंग है, काफ़ी बिजनेसेस को, छोटे मोटे बड़े, एमएसएमईज, लार्ज स्केल कंपनीज, उनको फाइनेंशियल्स पे मेंटरिंग करते रहते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना उनके नज़रिए से इस सब्जेक्ट को सोचा जाए। जोशी जी, आप पहले तो आपका एकदम स्वागत है मिनरल वाटर धन्यवाद प्रोजेक्ट सर। में। तो ये सब्जेक्ट निकालने का कारण ये है कि क्या होता है कि मैं अक्सर देखते रहता हूँ कि लोग अपने अपने प्लांट्स, मतलब दिमाग में आइडिया आता है ना कि वाटर बिजनेस अभी जोर में है तो क्यों ना इसके साथ चालू किया जाए। तो ये दिमाग में लोगों के होता है, तो बस शुरू करते हैं और इमीडिएटली खोज पे निकलते हैं। आजकल तो इंटरनेट साथ में है, अभी तो चैट जीपीटी है, एआई है, तो बस उस पे सर्च कर लेते हैं, डेटा लिस्ट निकालते हैं। इंडिया मार्ट जैसे लिस्ट है साइट्स, वहाँ पर जाते हैं। बहुत दफ़े तो मैंने ऐसे भी देखा है, तो कहीं पर निकल जाते हैं, मुंबई जाते हैं, गुजरात जाते हैं, कहीं जाते हैं, और वहाँ से फिर कभी कभी मेरे को चैट करते हैं, फ़ोन भी करते हैं कि सर मैं एकदम एडवांस देने जा रहा हूँ, तो पहले पहले क्या करूँ। सो ये टाइप में मुझे उसकी उस बात का कोई मतलब गुस्सा नहीं आता, लेकिन कभी कभी क्या बोलते हैं उसको, आई फील रियली पिटी अबाउट इट कि इतना बड़ा मतलब 50-60 लाख 1 करोड़ एकदम इजीली इन्वेस्ट कर देते हैं। 1 करोड़ 20 लाख रुपया लोन भी मिलता है, जो भी रहता है। और इतना बीच का सोचते कैसे नहीं है कि क्या होगा इसका, पूरा कागज़ पे पूरा बिजनेस देख सकते हैं पहले ना, तो ये मैं कैसे देख नहीं सकते। तो इसके लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस मैंने कुछ ऑर्गेनाइज किए हुए हैं आज के सेशन के लिए। तो मैं पहले चाहूँगा कि सबसे पहले आप आपका एक ढंग से खुद ही आपका इंट्रोडक्शन दें। तो मुझसे कुछ भूल चूक होगी तो माफ़ करिएगा। यस सर, प्लीज़। श्योर सर। सो नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम सीएमए डॉक्टर सुनील जोशी है। मुझे 30 साल एमएनसीज का एक्सपीरियंस है। काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ मैंने काम किया हुआ है। और पिछले 8 सालों से मैं फाइनेंस ट्रेनिंग और फाइनेंस मेंटरिंग में काम करता हूँ। काफ़ी सारी कंपनीज हैं जिनको मैं फाइनेंस मेंटरिंग करता हूँ कि राइट फ्रॉम कैपेक्स डिसीजंस टू मंथली रिव्यूज टू इंश्योरिंग दैट बजट्स आर मेट। और अगर जो भी जहाँ पे भी कोई डिस्क्रिपेंसी है तो वो कहाँ पे है और वो किस तरह से उसको हम लोग ठीक कर सकते हैं। इन सब चीज़ों में मैं इनको मेंटर करता हूँ। मेरी कॉस्टिंग में डॉक्टरेट है। तो प्रोडक्ट कॉस्टिंग और सर्विस कॉस्टिंग ये मेरा कोर है। तो नए कोई भी अगर प्रोडक्ट हम लोगों को लॉन्च करना है तो सबसे बड़ी बात होती है कि उसकी प्रोडक्ट की कॉस्ट हम लोगों को ठीक तरह से मालूम होनी चाहिए। जिस चीज में मैं मेरे जो क्लाइंट कंपनीज हैं मैं उनको मदद करता हूँ। परफेक्ट। तो हम लोग अभी बस इन्हीं से जुड़ के इन सवालों पर हम लोग आगे जाएंगे। और श्योर। ये समय चुनने का कारण भी है कि वी आर इन द मंथ ऑफ मार्च, अभी आ गया है। अभी अगला साल चालू होगा, उसके पहले मैं चाहता हूँ कि लोगों को थोड़ी इसके बारे में दृष्टि मिल जाए। तो सबसे श्योर। पहले आपने जो जिक्र किया था कैपेक्स के बारे में, तो यही मैं थोड़ा सा आपको बोलना चाहता हूँ। दोस्तों, कैपेक्स का मतलब है कि पूरे प्लान का कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना हो, मतलब वन टाइम जो आप शुरू बिजनेस करने वाले हो मिनरल वाटर प्लांट का, उसमें कैपेक्स का कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना हो। तो ये मशीनरी का कोटेशन जोशी सर क्या करते हैं, ये लोग मशीनरी का कोटेशन लेते हैं और उस पर से उल्टा उल्टा सोचते हैं ऐसा। तो कैपेक्स का मतलब सिर्फ मशीनरी नहीं है, उसमें काफ़ी अंग जुड़े हुए हैं। तो वो तो ठीक है, लेकिन आप थोड़ा सा उसका इम्पोर्टेंस बताएं कि कैलकुलेशन कैपेक्स का एडवांस में करना, कोटेशंस लेने के भी पहले करना क्यों ज़रूरी है और किस तरह से किया जाए। तो सबसे पहली बात यह है कि जैसे आपने कहा कि कैपेक्स डज नॉट ओनली मीन कैपिटल एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू एसेट्स या मशीन में हम लोग कितना खर्चा करने वाले। ये कैपेक्स का एक सिर्फ मेजर अंग है, लेकिन वो पूरा नहीं है। मतलब अगर आपको मशीन लेनी है और मशीन कोई इंपोर्टेड है जिसमें हो सकता है वो मशीन हमारे यहाँ पे कोई चला ही नहीं सकता, तो किसी ऑपरेटर को या किसी एक दो ऑपरेटर्स को हम लोग को ट्रेन करना पड़े। तो इवन ट्रेनिंग दैट ऑपरेटर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कैपेक्स। वो भी हम लोग को देखना चाहिए। अगर हम लोगों को मशीन की आवाज बहुत होने वाली है तो अभी तो हम लोगों ने मशीन ले ली, लेकिन उसके नॉइज एनक्लोजर्स वगैरह अगर उसको बिठाने पड़ेंगे तो इवन दैट ऑल्सो हैज टू बी अ पार्ट ऑफ कैपेक्स। तो हम लोग जब कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं
तो मशीन को यूज करते समय जो भी हम लोग को, मतलब यूज करने तक जो भी हम लोग खर्चा करेंगे, एवरीथिंग हैज टू बी अ पार्ट ऑफ कैपेक्स। तो उसमें जो हम लोग सप्लायर को जो प्राइस देंगे वो तो है ही है, उस पे अगर कोई टैक्सेस वगैरह हो गया तो वो भी हम लोग को कैश आउटफ्लो में देखना पड़ेगा। टैक्सेस ऑफ कोर्स विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि उसका हम लोग को इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल सकता है। लेकिन लोगों को अगर ट्रेन करना है तो वो लेना पड़ेगा। मशीन की कैपेसिटी जितनी उसको मतलब इलेक्ट्रिसिटी पावर की कंजम्पशन की जरूरत है, और उतना कनेक्शन अगर हमारे पास अभी नहीं है, तो किसी भी बोर्ड से, मतलब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से हम लोगों को वो एडिशनल जो कैपेसिटी होगी वो हम लोग को लेनी पड़ेगी। दैट ऑल्सो हैज टू बी अ पार्ट ऑफ कैपेक्स। उसके बाद मशीन को ठीक से रखने के लिए अगर कोई सिविल स्ट्रक्चर बनाना है, दैट ऑल्सो विल बी अ पार्ट ऑफ कैपेक्स। तो इस तरह से मशीन को यूजेबल कंडीशन में लाने के लिए जितने भी खर्चे हम लोगों को करने पड़ेंगे, उन सभी को हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये हम लोग कर सकते हैं। और आपने बहुत ठीक बात कही कि हम लोगों को एग्जैक्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना होना चाहिए ये हम लोग को मालूम चाहिए। इसका कारण यह है कि बहुत सी स्कीम्स में आप जितना कैपिटल एक्सपेंडिचर दिखाते हैं उतने से आप बैंक्स के पास या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास या फिर गवर्नमेंट के पास जा सकते हैं कि हमारा टोटल एक्सपेंडिचर ये है। मान लीजिए कि आपका 10 लाख की एक मशीन है, लेकिन बाकी सारे जो फैक्टर्स हैं वो हम लोगों ने देखे नहीं है उसमें। जैसे किसी को ट्रेन करना है, उस पर हो सकता है 10-20 हज़ार उस पर जाएंगे। कोई सिविल स्ट्रक्चर खड़ा करना है, उसमें हो सकता है 20-25 हज़ार उसमें जाएंगे। कोई इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से हम लोग को एडिशनल कनेक्शन चाहिए, उसमें हो सकता है 1 आध 2 लाख वहां पे निकल जाए। तो हमारी टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट ये सिर्फ 10 लाख की नहीं होगी, वो हो सकता है 12.5-13 लाख की हो। तो हम लोग ठीक से अगर इसको एस्टिमेट करें, तो हम लोग बैंक के पास जब फाइनेंशियल प्रपोजल लेके जाते हैं, तो उस समय बैंक्स को भी क्लियर आइडिया होती है कि इसमें से मशीन की कॉस्ट कितनी है, और मशीन को यूजेबल कंडीशन में लाने के लिए कितने और क्या क्या खर्चे करने वाले हैं। ट्रांसपेरेंसी जितनी अच्छी होगी, जितनी ज्यादा होगी, उतना सामने वाले को भी हमारे नंबर्स पे कॉन्फिडेंस ज्यादा आता है। तो इसलिए कैपेक्स का जो एस्टिमेशन है वो ठीक से करना बहुत जरूरी है। सर ये अभी कंस्ट्रक्शन जो करते हैं जमीन पे, वो भी कैपेक्स में ही आता है? वो होना ही चाहिए कैपेक्स में, क्योंकि अगर ये मशीन हम आप नहीं लेते तो इस सिविल स्ट्रक्चर की जरूरत थी क्या? तो इसलिए अगर ये सिविल स्ट्रक्चर हमने बनाया है, वो इसीलिए बनाया है क्योंकि हम लोगों ने मशीन ली। सो द कॉस्ट ऑफ द सिविल स्ट्रक्चर शुड ऑल्सो बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ द मशीन। ओके। आपने एक अच्छा मुद्दा बोला, तो मैं हमेशा बोलते रहता हूँ कि जब भी मशीनरी लेते हो दोस्तों हम लोग, तो मशीनरी के साथ ही रिकमेंडेड स्पेयर्स फॉर 2 इयर्स ऑफ ऑपरेशन, ये भी आपको गिनती करके रखना चाहिए। तो बिल्कुल ठीक है ये कैपेक्स में आएगा कि नहीं आएगा, ये मैं थोड़े जोशी सर से सलाह लूंगा। रिकमेंडेड सर। स्पेयर्स फॉर 2 इयर्स ऑफ ऑपरेशन, करेक्ट। ये आता है क्या? कैपेक्स के बारे में एक देखा जाता है कि जो भी जो टूलिंग एक्सपेंडिचर है, जो हम लोग कैपिटल मतलब मशीन के साथ जो टूलिंग ऑर्डर करते हैं, दैट कैन बी कंसिडर्ड एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन अगर आप सेपरेटली कोई अलग से ले रहे हैं, दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। वो आपको रेवेन्यू में ही डालना पड़ता ओके, मतलब एकदम पैकेजिंग वाटर के हिसाब से बात करें, है। हाँ, तो हम लोग जब मशीन लेते हैं तब शायद 3-4 साइज के बोतलों के मोल्ड्स लेंगे, तो वो कैपेक्स में आएगा। बिल्कुल मोल्ड्स, लेकिन बिल्कुल। स्पेयर्स ये कैपेक्स में नहीं आ सकता शायद, ऐसा हो इनिशियल सकता है। मशीन स्पेस अगर आप लेंगे, तो इनिशियल मशीन स्पेस विल ऑल्सो बी कैपिटलाइज्ड। सर हम लोग क्या बोलते हैं लोगों को कि 2 साल के लिए आप अगर आपको कहीं भी बिगड़ गया पार्ट वगैरह, तो आपको दौड़ना नहीं पड़े, इसके लिए रखें आपके पास, तो ये कैपेक्स में आएगा कि नहीं आएगा? ये बिल्कुल आएगा। आएगा, ओके। अगर मशीन के साथ वो स्पेस भी डिलीवर हो रहे हैं, तो हम्म। स्पेस की कॉस्ट भी मशीन की कॉस्ट में हम लोग ऐड कर सकते हैं। परफेक्ट, थैंक यू फॉर द इनपुट। तो थैंक यू। दोस्तों ये क्लियर हो गया, मतलब एक कैपेक्स का शीट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग ट्रेनिंग में हमेशा कैपेक्स के बारे में लेते हैं, या मेंटरिंग में भी मैं बोलते रहता हूँ कि कैपेक्स का अपना अपना खुद का बिल्ड कैसे करें। तो सिर्फ मशीन का कॉस्ट आया, सप्लायर ने मशीनरी का कॉस्ट दिया, ये पूरा कॉस्ट कैपेक्स का नहीं हुआ, है ना? और एक इसको जोड़ के, और एक सवाल है कैपेक्स को जोड़ के। सर इसमें जैसे प्लान चालू करते हैं ना, तो शुरुआत में काफ़ी कंसल्टेंसीज भी लगती हैं, या लाइसेंसेस भी लगते हैं, तो उसका कॉस्ट किस तरह से कैपेक्स में गिना जाता है कि नहीं गिना जाता? बिल्कुल सर, ये मैं वही बता रहा हूँ कि जैसे हम लोगों ने अभी सिविल स्ट्रक्चर की बात की थी, कि हम्म। आपने सिविल स्ट्रक्चर क्यों कंसल्ट ये कंस्ट्रक्ट किया? क्योंकि आपको मशीन वहां पे इंस्टॉल करनी थी। करेक्ट। आपने कंसल्टिंग क्यों लिया? बिकॉज यू वांटेड टू चालू कंसिडर करना है। विच मशीन हम्म। टू परचेज। हाँ जी। आपने उसी तरह से अगर आपने हम्म। कहीं बाहर जाके, मतलब
जैसे मुझे मशीन लेनी है तो मैं वहां पे फिजिकली ट्रैवल करता हूँ, हम्म। मशीन को सिलेक्ट करता हूँ और उसको फाइनल हम्म। करता हूँ। ये अगर मेरा एम मशीन को सिलेक्ट करना नहीं होता हम्म। तो ये मैं ट्रैवल लेता क्या? नहीं जाता मैं। सो इवन दैट कॉस्ट ऑफ ट्रैवल कैन ऑल्सो हम्म। बी कैपिटलाइज्ड, क्या इट बात है। ऑल्सो टू बी कंसिडर्ड एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो ओके। जितने भी एक्सपेंसेस हम लोगों ने अभी किए हैं, जो दिखने में तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लगता है, वो पीएनएल में जाने हम्म। चाहिए, लेकिन हम्म। ये हम लोगों ने क्यों किए हैं? क्योंकि हम लोगों को एक मशीन खरीदनी थी, और अगर मशीन खरीदनी नहीं होती तो हो सकता हम्म। है इसमें से कोई भी एक्सपेंस हम लोग नहीं करते। हम्म। तो वो सारे के सारे एक्सपेंसेस मशीन की कॉस्ट में ही, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर करके हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। फैंटास्टिक। सो थैंक यू फॉर द आंसर फॉर द कैपेक्स का, इतना बढ़िया आपने आंसर दिया। दूसरा मैं आपको वही बोलने जा रहा हूँ कि अगर ये कैपेक्स किसी ने सिर्फ इतना ही सोचते हैं एंटरप्रेन्योर्स, आपको वही बोल रहा हूँ, मैं थक रहा हूँ लोगों को बोल बोल के कि सिर्फ इतना ही सोचते हैं कि 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट का करे क्या? कि बतौर सिर्फ ड्रीम पूरा करने के लिए तो अपने अपन ने नहीं किया है, ये एक बिजनेस है ना। तो वो बिजनेस में किस तरह से सोच रखें एज अ बिजनेस ओनर? सर, कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर हम लोग जब करते हैं तो उसका जेस्टेशन पीरियड या पेबैक पीरियड ये कैलकुलेट करना बहुत जरूरी होता है। मुझे किसी चीज का शौक है इसलिए मैं खर्चा करता हूँ, दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट, क्योंकि उसका रिटर्न्स का मेरे दिमाग में कोई मतलब मुद्दा ही नहीं आता। लेकिन अगर मैंने बिजनेस के हिसाब से कोई इन्वेस्टमेंट की है तो आई हैव टू मेक श्योर दैट आई एम एबल टू रिकवर दैट इन्वेस्टमेंट एट द अर्लीस्ट। एंड हाउ अर्ली शुड बी दैट अर्लीस्ट? सो एनी इन्वेस्टमेंट विच कैन बी रिकवर्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 3 years इज कंसिडर्ड टू बी अ सेफ इन्वेस्टमेंट। अब ये 3 साल क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे हम लोगों ने देखा है कि इतनी फटाफट डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जो प्रोडक्ट्स हम लोग बना रहे हो सकता है वो आउटडेटेड हो जाए 2 या 3 साल में। तो 3 साल की अगर हम लोग प्रोडक्ट लाइफ देखें तो 3 साल में वी शुड बी एबल टू रिकवर द कॉस्ट दैट वी हैव इनिशियली इन्वेस्टेड। इसलिए कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर 3 साल के अंदर हम लोग रिकवर कर पाते हैं तो दैट इज कंसिडर्ड टू बी अ सेफ इन्वेस्टमेंट टू गो विद। और इसी के साथ और भी एक डिसिप्लिन आता है कि 3 साल मतलब एंटरप्रेन्योर्स को ये बहुत ही मतलब क्या हैबिट होती है कि कंटिन्यूस दे आर फ्लिकरिंग माइंड्स ना, यहाँ से माइंड जंपिंग करता है मंकी माइंड जैसा। तो वो न करते हुए आप स्थिर रहें कोई भी चीज़ बिल्कुल, पर, ये बिल्कुल, भी हम लोग बोलते हैं, तभी तो कुछ कैलकुलेट कर पाएंगे, नहीं तो कैसे कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे? सही बात है। तो ओके एनीवे। तो आप ये जो बोल रहे हो रिकवर ऑफ द आरओआई, आरओआई से जुड़ा है क्या? इज इट आरओआई? ROI is different. Recovery is ROI is return on investment। मतलब अगर हम लोग कोई नया प्रोग्राम डेवलप कर रहे हैं, नया प्रोडक्ट हम्म। डेवलप कर रहे हैं और हम्म। उसकी प्रोडक्ट लाइफ हम लोगों ने कम से कम 6-7 साल की रखी हुई है, हम्म। तो पूरे 7 साल में इस हम्म। प्रोडक्ट के कारण हम लोगों को कितना रेवेन्यू मिलने वाला है, हम्म। और इन 7 सालों में इस हम्म। प्रोडक्ट पे हम लोग कितना खर्चा करने वाले हैं। हम्म। ये जो इनका डिफरेंस होगा, द हम्म। रेवेन्यू माइनस द एक्सपेंडिचर, दैट विल हम्म। बी कंसिडर्ड एज द रिटर्न। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो हम लोगों ने की है उस पे हम्म। ये टोटल रिटर्न्स ओवर द प्रोग्राम हम्म। पीरियड कितना है, हम्म। इसको हम लोग बोलते हैं ROI, हम्म। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स। अच्छा। और इससे आरओसीई क्या डिफरेंट होता है इससे? सर, इट इज मोर और लेस द सेम। मतलब अगर ओके। पेमेंट्स की ओके। लैंग्वेज देखें तो जितनी कैपिटल हम लोगों ने इन्वेस्ट की है उस पर रिटर्न कितना आ रहा है। दोस्तों आरओसीई का मतलब है रिटर्न ऑन रिटर्न ऑन कैपिटल कैपिटल एम्प्लॉयड। एम्प्लॉयड। हाँ। करेक्ट। और आरओआई का मतलब है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट्स। तो सर जो एक्सपर्ट है इनसे मैं थोड़ी सी मेरी बुद्धि शार्प करके ले रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं है। तो ग्रेट। तो इससे से शायद जुड़ा है कि प्राइसिंग किस तरह से हमारी होनी चाहिए, और ऑपरेशनल कॉस्ट जो ओपेक्स बोलते हैं हम लोग उसको। परफेक्ट। अभी ब्रेक इवन और प्राइसिंग, आपका जो कॉस्टिंग ये जो विषय है ये प्राइसिंग से पक्का जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। तो उस बारे में आप कुछ सलाह दें थोड़ी। इसमें इसमें सर एक खरी इनपुट आपको दे दूं मैं कि ये जो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर प्लांट है ना, इसमें एमआरपी फिक्स है। हम्म। मान लीजिए कि 18 रुपया भी या 20 रुपया एमआरपी है। अभी जियो का पानी आया उसने 15 रुपये किया, जो भी है वो फिक्स है। नीचे का प्राइस बदलते रहता है अलग अलग मॉडल्स और अलग अलग टाइप के मैन्युफैक्चरर से। तो इस पे बारे में आप थोड़ा सा आपका नॉलेज शेयर करें। परफेक्ट। So, ये जो आपने अभी जो पॉइंट उठाया था, हम्म। ब्रेक इवन पॉइंट, हम्म। ये आप नई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पुरानी है, बिजनेस कितना नया है, कौन से स्केल पे है, कौन से इंडस्ट्री का है, इससे कोई इसका मतलब नहीं है। अच्छा। एवरी एंटरप्रेन्योर मस्ट हम्म। नो हिज ब्रेक इवन पॉइंट। हम्म। अब ये ब्रेक इवन पॉइंट है क्या? हम्म। मान लो मेरी एक कंपनी है, इस कंपनी का मंथली एक्सपेंडिचर, मतलब उसके, अब जैसे मेरा कंसल्टिंग का बिजनेस है तो कंसल्टिंग में
मेरे पास कुछ स्टाफ है, मेरे ऑफिस का रेंट है, सारा मिला के मुझे खर्चा 50,000 रुपये हर महीने आता है। मतलब हर महीने मुझे कितना अर्निंग मिनिमम होना चाहिए? 50,000। क्योंकि अगर 50,000 का अर्निंग है, 50,000 के एक्सपेंसेस हैं, मतलब आई विल बी एबल टू सेल थ्रू। एवरी मैन्युफैक्चरर और एवरी कंपनी मस्ट नो दिस पॉइंट। अब जैसे आप, एक छोटे से मैं एग्जांपल देता हूं आपको कि हम लोग मार्च में ये सब बातें कर रहे हैं। अप्रैल महीने से जनरली लोग इंक्रीमेंट की भाषा करते हैं कि मेरे स्टाफ को इंक्रीमेंट कितना देना है। बहुत बार ये जो डिसीजन होता है ये इमोशंस पे बेस्ड होता है कि यार ये तो इतने सालों से मेरे साथ है, चलो इसको इतना परसेंट देंगे। ये नया है लेकिन बहुत टैलेंटेड है, इसको थोड़ा ज्यादा देंगे। इन सब चीजों का इम्पैक्ट आपके प्रॉफिट एंड लॉस पे तो होने ही वाला है, क्योंकि आप कॉस्ट बढ़ाने की बात कर रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम आपका ब्रेक इवन पॉइंट भी शिफ्ट हो रहा है। ये हमारे ध्यान में हमेशा होना चाहिए। जैसे मैंने आपको मेरा उदाहरण दिया कि मेरा 50,000 रुपीज का ब्रेक इवन पॉइंट है। इंक्रीमेंट वगैरह के कारण हो सकता है वो, मतलब मेरी कॉस्ट 50 से बढ़ के 55,000 हो गई। अब मेरा ब्रेक इवन पॉइंट कितना शिफ्ट हो गया? नाउ इट इज 55,000। सो प्रॉफिट एंड लॉस पे तो 5,000 का इंपैक्ट है ही, लेकिन 5,000 रुपये मेरा ब्रेक इवन पॉइंट पे शिफ्ट हो गया। मतलब मेरा जो मिनिमम बिलिंग हर हम्म। महीने होना ही चाहिए, वो हम्म। 50 से बढ़कर 55 हो गया, और ये परमानेंट हो गया। हम्म। तो ये इम्पैक्ट मुझे हमेशा ध्यान में रखना चाहिए जब भी मैं किसी भी क्षेत्र में, अगर मैं खर्चे की बात कर रहा हूं। हम्म। और यही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जैसे आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया है कि पैकेज ड्रिंकिंग वाटर में दी एमआरपी इज फिक्स्ड। तो यहां पे कॉस्टिंग का महत्व और ज्यादा हो जाता है कि यू कैनॉट प्ले विद द सेलिंग प्राइस। व्हाट यू कैन प्ले विद इज ओनली द कॉस्ट प्राइस। हम्म। कॉस्ट को ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं? आप कॉस्ट बहुत बार मिनिमाइज नहीं कर सकते, आप एलिमिनेट नहीं कर सकते, लेकिन हम्म। उसको ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं, ये चीजें हम लोग को ध्यान रखनी बहुत जरूरी है। हाँ, जैसे कि अभी कैंपा श्योर का पानी आ गया है, रिलायंस का पानी है वो। तो ऑफिशियली 15 रुपये में लॉन्च कर रहे हैं, और रेल नीर के जैसा नहीं है, ये जनरल पब्लिक में लॉन्च कर रहे हैं। जैसे जियो कार्ड जैसे लॉन्च किया था, उसी तरह से रिलायंस का स्ट्रैटेजी होता है वो। तो बहुत लोग डर रहे हैं उसके बारे में। तो वो तो एक अलग विषय है, उसके कॉस्टिंग के लिए थोड़ा सा उसके बारे में बोल देता हूँ। ये तो सिम कार्ड नहीं है कि तैवान में बनेगा या कहीं बनेगा और कहीं भी भेजो। पानी तो वहीं का वहीं होना चाहिए, क्योंकि 100 100 किलोमीटर का बिजनेस है ये। तो मैं लोगों को यही बोलते रहता हूँ कि जियो कार्ड जैसा ये होने वाला नहीं है। थोड़ा चैलेंजिंग, इसको थोड़ा सा देख के करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी आपको एक सोचना तो पड़ेगा ही कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में आप अगर चेंज करते हो तो कॉस्टिंग में असर पड़ता है क्या। क्योंकि अल्टीमेट सेलिंग प्राइस जो होगा वो 15 और 18 रुपये के बीच में होगा। तो ये कॉस्टिंग का एक अन्य साधारण महत्व है। इसी को या जोड़ के प्राइसिंग ये जो है। तो इसी के साथ फिर इसका रिव्यू कैसे किया जाए। मैं हमेशा बोलता हूँ लोगों को कि एक क्वार्टरली रिव्यू आप आपका कंपनी का रखा करो। मतलब अभी आने वाला जो साल है, उससे एक हैबिट रखे कि क्वार्टरली रिव्यू होता रहे। तो आप इसके बारे में क्या बोलेंगे। सो क्वार्टरली रिव्यू तो बिल्कुल मिनिमम है, वो तो होना ही चाहिए। अच्छा। लेकिन अगर आप किसी नई चीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हम्म। उसका ट्रैकिंग हम लोग जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंटली करेंगे वो ज्यादा हम्म। बेहतर रहेगा। हम्म। मेरा तो सजेशन होगा कि हर महीने, जैसे हम्म। कोई भी बड़ी कंपनी अपना P&L बैलेंस शीट वगैरह एनालाइज करते हैं, हम्म। वैसे हर एक को करना चाहिए। हाँ। मतलब द एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल्स हम्म। मस्ट बी डन ऑन अ मंथली बेसिस। मंथली बेसिस पे चाहिए। और इसका कारण ये है कि अगर आप क्वार्टरली करते हैं, तो हम्म। हो सकता है कुछ एक चीज मैंने जनवरी में कुछ मैंने गलती की थी, हम्म। लेकिन उसको मैं रिव्यू कब कर रहा हूँ? तो वो मैं कर रहा हूँ अप्रैल में। हाँ हाँ। मैंने तो उसका पूरा डैमेज हो गया। बराबर है। आई डोंट गेट दैट टाइम टू रेक्टिफाई दैट मिस्टेक। हम्म। तो हम लोग जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंटली ये सब चीजें करेंगे, फ्रीक्वेंटली हम्म। रिव्यू करेंगे, हम लोग कहाँ पे गलत हो रहे हैं, कौन सी कंपनी है, कौन सा प्रोडक्ट है जो हम लोग को अच्छी तरह से मार्जिन दे रहा है, कौन सा सेगमेंट है जहाँ पे हम लोग को एग्जिट करना चाहिए क्योंकि वहां पे हम लोग को पैसा नहीं मिल रहा। ये सब कब पता चलेगा? जब हम लोग इसका रिव्यू ऑन अ मंथली बेसिस करेंगे। हम्म। क्वार्टरली में हो सकता है डैमेज बहुत ज्यादा हो जाए और उसके बाद आप उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करें। तो हम्म। ऐसा भी हो सकता है कि वहां पे हमारे हाथ से वो समय निकल गया है। हम्म। तो वो अगर ना हो, इसके हम्म। लिए हम लोग को कम से कम इनिशियली, जब तक ये बिजनेस सेट नहीं हो जाता, हमको मंथली रिव्यू ही करना चाहिए। गुड गुड। तो इसी को जोड़ के थोड़ी थोड़ी सी आपकी सर्विसेज के बारे में आप थोड़ा सा ओह, जाते जाते हैं। तो आप क्या क्या आपके सर्विसेज अगर हमारे दर्शकों में से कोई लेना चाहे, तो वो किस तरह से। आपके कांटेक्ट नंबर तो मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा दूंगा।
वो कोई ठीक है। डिटेल्स का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपकी सर्विसेज थोड़ी सी एक्सप्लेन करें। बिल्कुल सर। सर जैसे मैंने बताया था कि मैं एक क्वालिफाइड कॉस्ट अकाउंटेंट हूँ। मेरा हम्म। कॉस्टिंग में ही डॉक्टरेट है। हम्म। और सो प्रोडक्ट कॉस्टिंग और सर्विस कॉस्टिंग ये मेरा कोर है। हम्म। तो किसी भी कंपनी को अगर इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सेट करने हैं, कस्टमर वाइज, प्रोडक्ट वाइज, एलिमेंट वाइज, अगर प्रॉफिटेबिलिटी आपको ये करनी है, जैसे पता करनी है कि कितनी, कौन से प्रोडक्ट पे हम लोग को कितना प्रॉफिट मिल रहा है, कौन से कस्टमर पे हम लोग को कितना प्रॉफिट मिल रहा है, और ये जरूरी क्यों है। हो सकता है एक ही प्रोडक्ट आप 10 अनेक मतलब 10 अलग अलग प्रकार के कस्टमर्स को बेच रहे हैं, लेकिन हर एक से जो प्रॉफिट मिलने वाला है वो अलग होगा, क्योंकि उनकी कॉस्ट स्ट्रक्चर हो सकता है अलग हो। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ कोर्स सेम होगी, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन का, वारंटी का, या फिर डिलीवरी टर्म्स वगैरह अलग हो सकती हैं। तो हर एक कस्टमर हम लोगों को कितनी मार्जिन दे रहा है, ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम्म। ये हम लोगों को बताता है कि इसमें से कौन सा कस्टमर ऐसा है कि जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो टिकना ही चाहिए हमारे साथ। हम्म। कौन सा ऐसा है कि यार ये बहुत ही हम लोग को पिसवा रहा है, तो अगर हम्म। इससे प्राइस करेक्शन मिलता है तभी इनके साथ काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। हाँ, तो ये क्या होता है कि अगर आप वो सिर्फ इंसाइट मिलेगा उससे। करें, और ये फाइनेंशियल्स की बात करें तो उसमें ये नहीं मिलता। तो हम्म। ये आपको थोड़ा डीप डाइव करके डिटेल में देखना हम्म। पड़ता है। दैट हम्म। इज व्हाट आई सपोर्ट द कंपनीज में। नया फैंटास्टिक। प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं, तो उसकी कॉस्ट क्या होनी चाहिए, हम्म। वो मैं आपको मदद कर सकता हूँ। मेरा राइट। सारा एक्सपीरियंस मैन्युफैक्चरिंग में है। मतलब हम्म। मैंने बहुत से मल्टीनेशनल ब्रांड्स जो मैन्युफैक्चरिंग में है उनके साथ काम किया हुआ है। हम्म। तो मैन्युफैक्चरिंग मेरा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, हम्म। और इसलिए मैं उस पर मेरा नॉलेज शेयर कर सकता हूँ। हम्म। फैंटास्टिक। या तो सर की जो डिटेल्स जो है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स पुणे से हैं सर, और ऑल अक्रॉस इंडिया और ऑल अक्रॉस वर्ल्ड उनकी सर्विसेज चलती रहती हैं। तो उनके डिटेल्स मैं शेयर करूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप पक्का रहिए। और इसी साथ में क्या होता है कि जो फाइनेंशियल्स जो भी आपको अ, उसमें तब्दीलियाँ करनी पड़ती हैं, मान लीजिए जो भी आपका मान लीजिए एक सेगमेंट से रेवेन्यू कम आ रहा है, मान लीजिए 500 ml का आपका जो रेवेन्यू है वो खर्चे के हिसाब से कम है, तो आपको क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, है ना। तो आपको सेल्स में क्या चेंज करना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग में क्या है, उसमें स्ट्रैटेजिकली क्या लाना पड़ेगा। तो वो सब के लिए मिनरल वाटर बिजनेस का मेंटरिंग, यानी जो मेरा मेंटरिंग है, वो आपको पक्का काम में आएगा। और अगर आपको इंडिविजुअली कुछ सेगमेंटेड करना है तो आप सर से भी ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ फाइनेंशियल का करना है तो सर के साथ में कर सकते हैं, ओवरऑल बिजनेस का मेंटरिंग हो तो हम लोग ज़रूर देते। तो मैं वापस फिर से एक बार जोशी सर का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने टाइम दिया और हमारे लोगों को थोड़ा सा मार्गदर्शन किया। तो जोशी साहब, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक्स यस, अलॉट। थैंक यू, थैंक यू।